करें सर शुरू। हाँ प्रकाश जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी, सभी को नमस्ते। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी, भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर रेखा सेठी जी, नाइजीरिया के इंडियन लैंग्वेज स्कूल से उप प्रधानाचार्य श्रीमती ईशिता यादव जी, यूएई के बागीस से वरिष्ठ मुख्य अध्यापिका डॉक्टर आरती लोकेश जी, पोलैंड के पोजनान विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा शिक्षक श्री मंदार पुरंदरे जी, नाइजीरिया से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री नव्या बिष्ट जी, यूएई से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री पलक चावला जी, पोलैंड से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री मारिया माजरेव जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हिंदी से प्यार है अमेरिका, इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया, बागीस यूएई और पोजनान विश्वविद्यालय पोलैंड के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी में अभिव्यक्ति। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। जी धन्यवाद प्रकाश जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हिंदी शिक्षक एवं प्राध्यापक गण, प्रिय छात्रों और हिंदी प्रेमियों, सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम के 8वें संस्करण का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों में हमने अनेक देशों के हिंदी प्राध्यापकों और शिक्षार्थियों के विचार सुनने के अवसर प्राप्त किए हैं। आज नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और पोलैंड से 6 वक्ता इस आभासी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारा प्रयास रहता है कि हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता किसी ऐसे विद्वान या विदुषी द्वारा हो जो युवा पीढ़ी में हिंदी में बोलने की इच्छा को जागृत कर सकें, उन्हें प्रेरित करें और हिंदी के कुशल वक्ता बनने का मार्ग दिखाएं। साथ ही शिक्षकों को अपनी कक्षा में मौखिक कार्यों को प्रधानता देने और विद्यार्थियों के साथ हिंदी में अधिक से अधिक वार्तालाप करने का प्रोत्साहन भी दे सकें। प्रसन्नता का विषय है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय से प्रोफेसर रेखा सेठी जी कर रही है। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु हिंदी में अभिव्यक्ति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और इस कार्य में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की कैसी भूमिका हो सकती है, इस पर खुलासा देकर प्रोफेसर रेखा सेठी जी हमें कृतार्थ करेंगी। इस मंच पर मैं आदर भाव के साथ प्रोफेसर रेखा सेठी जी का स्वागत करती हूँ। पिछले महीने हमें अफ्रीका महाद्वीप के एक हिंदी प्रेमी देश युगांडा से 2 वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित नाइजीरिया देश में श्रीमती सोनिया गुप्ता जी द्वारा संचालित इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाम से एक प्रसिद्ध विद्यालय है, जहां हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है।
इसी स्कूल की हिंदी अध्यापिका श्रीमती इशिता यादव जी और छात्रा कुमारी नव्या बिष्ट जी इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। संयुक्त अरब अमीरात के लोगों का भी भारत से और भारत की भाषा हिंदी से बहुत गहरा लगाव है। विश्व हिंदी सचिवालय की वार्षिक पत्रिका विश्व हिंदी पत्रिका के अगले अंक में डॉक्टर आरती लोकेश द्वारा लिखित सुंदर आलेख प्रकाशित होने जा रहा है, जिसमें पाठकों को यूएई में हिंदी के विकास की विस्तृत जानकारियां प्राप्त होंगी। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आरती लोकेश जी अपनी विद्यार्थिनी कुमारी पलक चावला जी के साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों का मैं बहुत खुशी के साथ स्वागत करती हूँ। यूरोप के मध्य में बाल्टिक सागर के तट पर पाए जाने वाले मनोरम देश पोलैंड के पोजनान विश्वविद्यालय से श्री मंदार पुरंदरे जी और सुश्री मारिया माझुरेक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज पोलैंड से हिंदी में अभिव्यक्ति होने जा रही है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। श्री मंदार पुरंदरे जी की मातृभाषा मराठी है और वे पिछले 13 वर्षों से पोलैंड में श्रीमती मोनिका ब्रोवर्जिक जी के साथ हिंदी पढ़ा रहे हैं। यह रेखांकित करते हुए हम गौरवान्वित होते हैं कि हिंदी के प्रचार में अहिंदी भाषियों का समर्पण हम सब के लिए उदाहरणीय है। हमारे सहयोगी हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाश वीर जी और हिंदी से प्यार है की प्रतिनिधि श्रीमती प्रगति टिपनीस जी और सचिवालय के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सभी ऑनलाइन मित्रों का और हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं। पहली छात्रा प्रस्तुतिकर्ता है नाइजीरिया से सुश्री नव्या बिष्ट जी। आप इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया में कक्षा 9 में हिंदी की छात्रा हैं। आप हिंदी में अभिव्यक्ति पर अपने विचार प्रकट करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री नव्या बिष्ट जी। नमस्ते सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श। मैं नव्या बिष्ट, इंडियन लैंग्वेज स्कूल कक्षा 9 की छात्रा। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी गुणी गुरुजनों के समक्ष कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा के मुख्य कवि संत कबीर की साखियां पाठकों को अत्यंत प्रभावित करती। तत्कालीन समाज में फैली बुराइयों पर यह कटाक्ष है। दिन प्रतिदिन के जीवन से उदाहरण लेकर मनुष्य को शिक्षा भी दी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वह अपनी कविताओं को अपने शिष्यों को सुनाते और वह उन्हें लिखते थे। इसीलिए उनकी साखियों को कबीर वाणी भी कहा जाता है। कबीर को हम एक ऐसे संत के रूप में पहचानते हैं जिन्होंने हर धर्म, हर वर्ग में एक अनमोल सीख दी है, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी सीख थी गुरु के लिए सम्मान की। गुरु गोबिंदो खड़े काकेला गोपाल, गुरु गोबिंदो खड़े काकेला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बता। गुरु और गोविंद
दोनों एक साथ सामने खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है, जिनकी कृपा से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अर्थात गुरु वह है जो पथ प्रदर्शक है, गुरु वह है जो ज्ञान के सागर है, गुरु वह है जो प्रभु से मिलाने का रास्ता दिखाते हैं, गुरु वह है जो परम पिता परमात्मा से एकाकार कराते हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं, उचित और अनुचित का भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जा, गुरु ही सच्ची राह दिखाए। बलिहारी ऐसे गुरु का जिसके मात्र एक स्पर्श से ही उनका शिष्य पारस बन जाता है। धन्यवाद। भक्ति काल के कवि कबीरदास जी के दोहे से अपनी अभिव्यक्ति को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। नाइजीरिया से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्रा सुश्री नव्या बिष्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली छात्रा बढ़िया। यूएई से प्रस्तुति देंगी सुश्री पलक चावला जी। आप दुबई में ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। आपको बचपन से ही कविता, लेख, कहानियां, शायरी लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करने में रुचि है। आपने नारी शक्ति, पितृ प्रेम, विश्व शांति, देशभक्ति जैसे विविध विषयों पर दिल को छूने वाली कविताएं लिखी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। आपका स्वागत है सुश्री पलक चावला जी। हिंदी की बातें संस्कृति का सार, शब्दों का जादू करे इजहार। आदरणीय सभी उपस्थित शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। कोई भी भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम ही नहीं, उस समाज का आईना होती है जिससे हमें वहां की सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। हिंदी को उन्नति और विकास की भाषा के रूप में देखा जाता है। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है तथा अनेक भाषाओं को अपनेपन से संजोने का कार्य भी करती है। जैसे अरब भाषा के कुर्सी शब्द को हम हिंदी में भी कुर्सी ही कहते हैं और अंग्रेजी के ट्रेन शब्द को लोहपतगामिनी ना कहकर ट्रेन ही कहते हैं। इसी प्रकार टाई को कंठ लंगोट ना कहकर टाई ही कहते हैं। ये हमारी हिंदी की विशालता को दर्शाता है। हिंदी का ये योगदान भारत के विकास और विश्व समृद्धि में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में आज हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों को अपना लेती है। हिंदी की गरिमा इसकी शक्ति में छिपी है। ये एक ऐसी भाषा है जो विचारों और भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने का अद्वितीय तरीका प्रदान करती है। हर शब्द एक आत्मा से जुड़ा होता है और उसका उच्चारण विशेषतः तात्पर्यों और संवेदनाओं को समझने की क्षमता रखता है। ये ऐसी भाषा है जिसमें हर एक अक्षर को व्यक्तिगत सम्मान प्रदान होता है। हिंदी में जो लिखा जाता है उसी रूप में पढ़ा भी जाता है। अतः इसके लेखन और उच्चारण में समता और स्पष्टता है जो कई भाषाओं में दिखाई नहीं देती। जैसे अंग्रेजी भाषा के लाफ शब्द के लेखन में दूर दूर तक फा का कहीं प्रयोग नहीं है, किंतु उच्चारण में है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपरा को पूरी तरह से समझने में असफल रही है। इसका एकमात्र कारण अपनी मातृभाषा और उससे जुड़े इतिहास की गहराई से वंचित रहना है। आजकल लोग हिंदी बोलने में कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से समाज में उनका आंकलन कम हो जाएगा। ये हमारी गुलामी से के समय से चले आने वाली मानसिकता को भी दर्शाता है। बचपन से ही हमारे अंदर ये बात भर दी जाती है कि अंग्रेजी बोलने वाले समझदार और हिंदी बोलने वाले अनपढ़ गवार। आज से केवल कुछ ही वर्ष पूर्व किसी का बच्चा यदि इंग्लिश बोलता था तो उनके माता पिता को गर्व होता था।
किंतु अंग्रेजी बोलता था तो उनके माता पिता को गर्व होता था। किंतु हिंदी बोलने वाले बच्चे पाठशाला में भी कमजोर माने जाते थे, भले ही दूसरे विषयों में जानकारी उनकी बेहतर ही क्यों ना हो। किंतु आज की विचारधारा बदल चुकी है। आज की पीढ़ी भी हिंदी के प्रसार में अपना योगदान अन्य सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के माध्यमों से दे रही है। ऐसा करने से विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वीडियो, ब्लॉग्स और लघु कथाओं के द्वारा विचार और ज्ञान साझा हो रहा है। आज गूगल या किसी भी अन्य सर्च इंजन पे यदि हिंदी में कुछ भी ढूंढा जाए तो उसका जवाब उपलब्ध है। वर्ष 2014 के बाद से इंटरनेट पे हिंदी शब्दों की खोज की संख्या दुगनी हो चुकी है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन इत्यादि में हिंदी टाइपिंग देवनागरी फॉन्ट में सरलता से की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों से हिंदी से अनजान लोगों को भी इसे पढ़ने और समझने में सुविधा प्राप्त होती है। हमारे प्रधानमंत्री का वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलना हमारे सांस्कृतिक धरोहर का शक्तिशाली प्रतिबिंब है, जो गर्व की भावना पैदा करता है और सीमाओं को पार करके हृदयों को जोड़ता है। उनके शब्द हिंदी की सुंदरता में विश्व भर के दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। अंततः हिंदी प्रतियोगिताओं और ऐसे समारोह में छात्रा उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसकी शान बढ़ाते हैं। ऐसे मंचों पर उनकी सक्रिय भागीदारी से हिंदी की क्रांति होती है। मैं विश्व हिंदी सचिवालय और उनसे जुड़े संस्थानों की आभारी हूं, जो हम जैसे विद्यार्थियों को हिंदी में बोलने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिंदी बोलने में मेरी रुचि हमेशा से थी, किंतु होनहार बिरवान एवं मेरे पापा जैसी पुस्तकों में प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी जीतने लगी। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज आप सभी के प्रत्यक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर सकी। डॉक्टर आरती लोकेश और यहाँ उपस्थित जनों को मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अंत में एक छोटी सी स्वरचित कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। इस कविता का मूल भाव एक ऐसे अनिवासी भारतीय की है जो अपनी माँ रूपी मातृभूमि से व्यवसाय के कारण दूर हो गया है। खूबसूरत है ये दास्तां जिसके चलते दूर होकर भी वे अपने देश के इतने करीब केवल हिंदी की डोर से बंधा हुआ है, जो मुझे एक और अवसर देता है अपनी भाषा की सुंदरता की व्याख्या करने का। सर्दी के हैं दिन, आंगन में बैठकर तारे रहा हूं गिन, कुछ एहसास दूर होकर भी पास हैं, माँ की ममता इसकी मिसाल है। पिछले 15 सालों से भुला न पाया उस दर्द को जिसने अनाथ बनाया। मजबूरी मुझे मातृभूमि से दूर ले आई, अपनेपन की कमी हर पल सताई। माँ, यहाँ अपना सा नहीं लगता, न जाने क्यों कुछ अलग सा खटकता। अजनबी होने का एहसास दिलाती है, पता नहीं क्यों घर की याद आती है। विचित्र है मेरा देश, भांति भांति संस्कृति, भांति भांति वेश, परंतु संस्कृति, परंपरा और सभ्यता में झलकती है अनूठी एकता। इस एकता का प्रतीक है मेरी हिंदी, सब राज्यों को संजोती डोर है हिंदी। मेरी संस्कृति का स्वरूप है हिंदी, 55 कोटि जनों की भाषा है हिंदी। मेरी आन है हिंदी, तिरंगे की शान है हिंदी। मेरी मातृभूमि का मान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। वो भी समय था जब अंग्रेजों का था बोलबाला, आज हिंदी ने तख्ता पलट डाला। वो दिन दूर नहीं जब विदेशी हिंदी बोलेंगे और हिंदी में हमारी संस्कृति को टटोलेंगे। हिंदी की गरिमा है अनोखी, सारी भाषाओं को अपनेपन से संजोती। कुछ एहसास दूर होकर भी पास हैं, माँ की ममता इसकी मिसाल है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को कैसे सरल एवं सुगम बनाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हिंदी को कैसे सीखा जाए। यूएई से सुश्री पलक चावला जी ने अभिव्यक्ति के माध्यम से हम सभी से अपने अनुभव साझा किए। इसके लिए सुश्री पलक चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं पोलैंड से सुश्री मारिया माजुरेव जी। आप पोजनान विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी के 3रे वर्ष की छात्रा हैं। पढ़ाई के दौरान आपको हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति से प्यार हो गया। आप पढ़ाई को
और अपने शौक के साथ जोड़ना पसंद करती हैं। आपकी साहित्य में अधिक रुचि है। आप कविताओं का अनुवाद करना और लघु कथाएं लिखना पसंद करती हैं। आपका स्वागत है सुश्री मारिया माजुरेव जी। सबको नमस्कार। मेरा नाम मारिया माजुरेक है और मैं श्री मांदर पुरंदर की छात्रा हूँ पोznań के Adam Mickiewicz विश्वविद्यालय में। हिंदी सीखना तो मुझे पसंद है ही, लेकिन मैं कहानियाँ लिखना भी पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए मैं अपनी बच्चों के लिए कहानी पढ़ूंगी। इस कहानी का नाम निराली का शाप है। निराली एक आम लड़की थी। वो इतनी आम थी कि अगर आप उससे पहले कभी नहीं मिले हैं तो दूसरी लड़कियों से अलग कर नहीं सकेंगे। उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो मजाक करने में समय बिताती थी और कभी कभी वो परेशानी का कारण बनती थी, क्योंकि आखिर कौन सा बच्चा अपने माता पिता की बात सुनना चाहता है। लेकिन निराली के साथ एक छोटी समस्या थी। बात यह है कि निराली को अशुभ होने का शाप मिला था। सब ग्रामीणों को मालूम था कि अगर निराली गाड़ी के अंदर जाए तो इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। जब वो नए खिलौने को छुए तब ये तुरंत टूट जाए। निराली जो कुछ भी करती थी सब खराब हो जाता था। इस कारण से ग्रामीण उसे एक शैतान कहते थे और उससे दूर रखते थे। लेकिन एक दिन ये बदला। ये दिन बहुत बुरा था। आसमान गुस्से से गरज रहा था और पूरे गांव में कोई शांत जगह नहीं रही थी। लोग बोले कि गांव का आखिरी दिन आ गया। हर बच्चे को घर से निकलना मना था। हर बच्चे को, लेकिन निराली को छोड़कर। निराली अपने माता पिता को बिना बताए घर से भाग गया, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि उसका अभिशाप उन्हें चोट पहुंचाएगा। वो अपने गांव में बासियों की घूम रही थी और तेज हवा का सामना कर रही थी। लेकिन हवा मजबूत होती जा रही थी और एक झोंके के साथ निराली उड़कर गांव के अंत तक पहुंच गई। वहीं निराली ने 3 विशाल और बलवान राक्षस देखा और वो जानती थी कि वह तो गांव को नष्ट कर देंगे। गांव के ज्यादातर ग्रामीण निराली के प्रति बहुत दयालु नहीं थे, लेकिन वो फिर भी अपने गांव से बहुत प्यार करती थी। उसकी सारी यादें इसी गांव से जुड़ी थी। उसकी सारी पसंदीदा जगह है और उसके कुछ पसंदीदा लोग वहीं रहते थे। वो ये सारी चीजें खोना नहीं चाहती थी। और फिर उसके मन में एक विचार आया। पहले राक्षस के पास एक बड़ा हाथ पंखा था और वो इससे गांव को उड़ाना चाहता था। गांव में तेज हवा का कारण यही तो था। ये राक्षस बहुत बड़ा और निराली छोटी थी, लेकिन ये उससे डरी नहीं थी। वो राक्षस की ओर गई और उसका हाथ पंखा को छूकर इसमें एक छेद किया। इस प्रकार निराली के शाप ने गांव को बचा दिया। दूसरे राक्षस के पास बड़ी पानी की बाल्टी थी। वो बाढ़ लाना चाहता था। ये राक्षस पहले वाले से और बड़ा था, लेकिन निराली को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो राक्षस की ओर गई और उसकी बाल्टी को छूकर उस पानी को भाप में बदल दिया। तो उसके शाप ने दूसरी बार गांव को बचाया। तीसरे राक्षस के पास एक बड़ा हथौड़ा था और वो इससे भूकंप लाना चाहता था। यही राक्षस सबसे बड़ा और बलवान था, लेकिन निराली को फिर भी डर नहीं था। वो राक्षस की ओर गई और उसका हथौड़ा छूकर इसको तोड़ डाला। तो निराली के शाप ने एक बार फिर अपना गांव को बचाया और अब उसकी हर पसंदीदा जगह, सभी पसंदीदा लोग और सभी यादें उसके कारण सुरक्षित थी। गांव रखने वाले अब इस लड़की के आभारी थे और बोले कि निराली का अशुभ होना वास्तव में सौभाग्य है। कुछ लोगों ने उसे धन्यवाद दिया तो कुछ लोगों ने उसकी माफी मांगी। ये निराली के लिए बहुत ही यादगार क्षण है। ग्रामीणों ने निराली के इस
प्रक्रम के सम्मान में उसका एक पुतला बनवाया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब निराली इस पुतले के पास घूम रही थी, तब ये पुतला निराली के ऊपर टूट पड़ा। दुर्भाग्य की बात है ना? धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं। नहीं, पोलैंड से सुश्री मारिया माजुरेव जी ने निराली कहानी के माध्यम से अपने विचार हम सभी से साझा किए। सुश्री मारिया माजुरेव जी के हिंदी सीखने के प्रयास की हम सराहना करते हैं। हिंदी में अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए सुश्री मारिया माजुरेव जी को हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम इशिता यादव जी को आमंत्रित करते हैं, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, श्रीमती इशिता यादव जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं लेगोस नाइजीरिया के इंडियन लैंग्वेज स्कूल में पिछले 33 वर्ष से पढ़ा रही हूँ और कक्षा 10 के बच्चों को मैं हिंदी भी सिखाती हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैं रेखा जी को देखकर मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से मैंने एमए किया था और उसके बाद मैंने ट्रांसलेटर का डिप्लोमा किया और जर्नलिज्म भी वहीं से किया मैंने। आपको देखकर मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में आप सभी बैठे हैं और हमें अपने भारत की बहुत याद भी आ रही है। और ये देख के और भी गर्व होता है कि पोलैंड में रहते हुए मारिया है या और दूसरे लोग जो पढ़ा रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि हम एक दिन हिंदी को सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अवश्य बनाएंगे। तो जैसा कि श्री डॉक्टर माधुरी ने मुझे बताया कि थोड़ी सी बातचीत करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर, तो वैसे मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। अगर आप कहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी पढ़ाने के दौरान हम कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी प्रधानाचार्य श्रीमती सोनाली गुप्ता भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए हैं। तो माधुरी जी, क्या आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं? जी अवश्य। भार्गव सर। हाँ जी, मैंने पहले से ही आपको बना दिया है को होस्ट, तो आप हम देख पा रहे हैं आपका स्क्रीन। हाँ जी, धन्यवाद जी। हम मौखिक अभिव्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे बच्चा माँ से बात करता है, टीचर से बात करता है, अपने सहयोगियों से बात करता है, वो मुख से कुछ कहता ही है। और अपनी भाषा को और अपने भावों को व्यक्त करने का सबसे सहज तरीका है कुछ बोलना। बच्चा कभी जब बोलना नहीं भी सीखता तो भी शायद रोने की आवाज से माँ पहचान जाती है कि उसे भूख लगी है। और जब धीरे धीरे बोलना शुरू करता है और माँ यही चाहती है कि सबसे पहले वो माँ बोले, तो वो बोल भी पड़ता है। तो भाषा अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक सक्षम माध्यम है। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो अध्यापिका को सुनते हैं उसे वैसा ही बोले। और यहाँ अध्यापिका का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने सही उच्चारण से बच्चों को मात्राएं सिखाए, उसके बाद शब्द सिखाए, उसके बाद वाक्य रचना सिखाए। तो यहाँ किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसका सही उच्चारण आवश्यक है। अगर हम कभी कभी सुनते हैं कि स को श बोल दिया जाता है, जहाँ पे फ बोलना है वहां फ बोल दिया जाता है, तो शुरुआत से ही अगर कहें हम कि कक्षा पहली से ही बच्चों को अगर ये बता दिया जाए कि कौन से शब्द हिंदी भाषा के या कौन से शब्द हमने उर्दू से लिए हैं और उसका सही
उच्चारण करें तो बच्चे आगे जाकर बोलने में ये गलती नहीं करेंगे। तो वाचन कौशल के जो कुछ उद्देश्य ये होते हैं कि निसंकोच होकर हम अपने विचारों को व्यक्त करें। बच्चा झेपता जरूर है, कुछ बच्चे बहुत से लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, कुछ बच्चे स्टेज पर आने से डरते हैं, कुछ लोग बहुत असेंबली में जैसे हमारी प्रार्थना सभा होती है तो बच्चे बहुत झेपते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में एक हमने नियम ही बना रखा है कि जो बच्चे ज्यादा झेपते हैं हम उनको सिखाकर अवश्य स्टेज पर लेकर आते हैं। फिर परस्पर वार्तालाप करना। अब जब हम बात करते हैं तो कभी कभी शब्द गलत निकल जाते हैं, घबराहट होती है, तो इस घबराहट को दूर करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वाचन में धारा प्रवाह। मैं जब कभी कभी कविताएं लिखा करती थी तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी में लिखती थी, तो मेरे गुरु ने ये कहा कि इतना मुश्किल लिखोगी तो पढ़ने वाले को ज्यादा समझ नहीं आएगी, और शायद जिनको ज्यादा अच्छे से हिंदी नहीं आती वो तुम्हारी कविता पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये बात गांठ बांध ली कि जब बच्चों को भी पढ़ाना है तो हिंदी साफ बोलनी है, ठीक बोलनी है, अपने भावों का प्रवाह अच्छे से देना है, बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बच्चों का शब्द ज्ञान ना बढ़ाएं। आसान शब्द देकर उनको हम बाद में बता सकते हैं कि आप इस शब्द की जगह इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा सुसमृद्ध होगी। फिर स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव जागृत करना। बच्चे जब रट लेते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं और अपने भावों को उतनी सरलता से और उतनी ईमानदारी से व्यक्त नहीं कर पाते जितना कि वो अपने आप से बोलें। तो रटी हुई चीज के लिए हम थोड़ा सा बच्चों को कहते हैं कि प्रश्न उत्तर भी रटा ना करें, कोशिश करें कि अपने आप से लिखे हो, कहानी को, नाटक को, कविता को समझ लें और उसके बाद उसके उत्तर लिखें। कुछ ये युक्तियां हैं जो हम कक्षा में जरूर इनको मानते हैं, इसका अनुसरण करते हैं कि कविताओं का सस्वर वाचन बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं कि अग्निपथ कविता अगर सिर्फ आपने पढ़ी है लेकिन अगर आपने उसको कक्षा में गा कर नहीं सुनाया तो फिर मजा नहीं आता। जो बार बार कहना कि अग्निपथ अग्निपथ वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अमिताभ बच्चन के मुख से सुनी हुई कविता की पंक्तियां हमेशा हमारे कानों में गूंजती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जो शिक्षिका या शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, आपकी आवाज, आपकी वाणी, आपकी भाषा बच्चे के हृदय को अवश्य छूती है। उसके बाद हम कविता पाठ भी इसीलिए करते हैं कि बलाघात कहाँ आना है, कौन से स्वर में कैसे बोलना है, किस अक्षर को दो बार पढ़ना है, कहाँ कॉमा आना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए। इसके बाद वार्तालाप है, नाट्य मंचन है, ये सारी युक्तियां हम अपनाते हैं और मैंने वही युक्तियां ली हैं जो हम अपने विद्यालय में जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सस्वर वाचन की हम बात करते हैं तो आज भी हमारे जो कक्षा 1 या 2 की जो अध्यापिकाएं हैं वो हर पाठ के वाक्यों को खुद पहले ऊंचा बोलती हैं और कहती हैं कि बच्चों को आप इसका अनुसरण करें। थोड़ी देर के बाद जो बच्चे नहीं बोलना चाहते या बच्चे झेपते हैं, जिन बच्चों को शर्म आती है या ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो दूसरों को सुनकर पढ़ना सीख लेते हैं। और तीसरे कदम में अध्यापिका बच्चों को कहती है कि चलिए अब आप पढ़ें और मैं आपका अनुसरण करती हूँ। तो इसमें हमारा एक उद्देश्य और भी पूरा होता है कि हम फ्लिप क्लासरूम कर लेते हैं। टीचर बच्चे की सीट पर बैठ जाती है और किसी एक बच्चे को बोलते हैं कि आज तुम मेरी जगह रीडिंग करो और मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो जब हम पहाड़े याद करते थे तो बैठकर जमीन पर टीचर बोलती थी, हम गा गा कर याद करते थे। संस्कृत के जितने भी शब्द रूप और धातु रूप है, मुझे लगता है कि अगर आप स्वर में उनको गाएंगे और साथ इकट्ठे होकर पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाते हैं। फिर चित्र वर्णन को एक मुझे लगता है कि बड़ा ही अहम एक घटक है ये वर्णन लिखने का और बोलने का। अब यहाँ पर ये जो पहला चित्र है मेरे दाईं ओर, हमने ये पौधे लगा रहे हैं बच्चे पार्क में, तो ये मैंने इसलिए लिया है कि हम जब विश्व इंटरनेशनल सैपलिंग डे मनाते हैं तो हमारे स्कूल के सभी बच्चे एक पौधा लेके आते हैं। अब वो पौधों की हम प्रदर्शनी भी लगाते हैं। जिनके घर में पौधे नहीं होते वो बच्चे पौधे खरीदते भी हैं। इसके साथ जब प्रदर्शनी खत्म हो जाती है तो बच्चे अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे विद्यालय के हर कमरे में, चाहे प्रिंसिपल का कमरा है, चाहे कार्यालय है,
उप प्रधानाचार्य का कमरा है, अकाउंट्स रूम है, मेंटेनेंस रूम है, हर क्लास में एक पौधा जरूर लगा हुआ है और बच्चे उस पौधे में पानी देते हैं, कभी कभी घर से बनी हुई खाद भी लेकर आते हैं और बच्चे फिर दूसरे बच्चों को बताते हैं और कि हमने ये पौध अगर 5वीं 6वीं के बच्चे जब नीचे मैदान में आते हैं तो 10वीं के बच्चों को उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने कौन कौन से पौधे लगाए, कौन से पौधे वो घर से लेकर आए और इन पौधों को बेचने से जो हम पैसे कमाते हैं हम वो नाइजीरियन स्कूल में चैरिटी के तौर पर दे देते हैं। साथ ही जब बच्चे घर से कुछ अंकुर भी लेकर आते हैं, वहां साइंस की टीचर उनको ये बताती है कि किसी बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और हम पौधे क्यों लगाते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और पेड़ क्यों लगाने आवश्यक है, क्योंकि पेड़ों के काटने से प्रदूषण भी होता है लेकिन पेड़ हमारे काम भी आते हैं। दूसरे चित्र में मैंने एक सड़क पार करती एक बच्चे को दिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत कम सड़क पार करते हैं। बच्चे घर में आते गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं और उनको सड़क पार करने का मौका कम ही मिलता है। इस चित्र के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा एक तो अपना कर्तव्य समझे कि उससे किसी वृद्ध को सड़क पार करानी है, साथ ही उसके अंदर ये मॉरल वैल्यू भी आए कि बड़ों की सेवा करना भी हमारा एक धर्म है। सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है कि आपने सड़क पार करा दी, लेकिन वृद्धों की सेवा करना या जो लाचार है उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। ये एक बड़ा ही अच्छा सा एक क्या कहें कि एक जीवन का एक बड़ा अच्छा रूप है अनुभव, डायरी लिखना। अगर हम डायरी नहीं लिखते तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुंह से बोले। लिखने में तो वो आनाकानी करते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। आप देख रहे होंगे कि मैं अंग्रेजी के शब्दों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत के सभी कोनों से बच्चे आते हैं और हर समय हिंदी बोलना मेरे लिए तो मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते और मुझे अंग्रेजी में उनको समझाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से बच्चे जब भारत जाते हैं तो वो या तो सर्दियों में जाते हैं, आजकल क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे भारत भ्रमण के लिए जाते हैं या नानी दादी के पास चले जाते हैं। लेकिन हवाई यात्रा का अनुभव उनको हर 6 महीने में ही होता है, लेकिन हर बार अलग एयरलाइन से जाना भी एक बड़ी बात होती है। तो हम उनको कहते हैं अपनी क्लास में सुनाओ। हमारा हॉलीडे होमवर्क में यही प्रोजेक्ट रहता है कि आप जहां कहीं भी भारत में घूमने गए हैं, आप कक्षा में आकर अपने बच्चों अपने साथियों के साथ ये साझा करेंगे कि आप कहाँ घूमने गए, वहां क्या खाया, क्या वहां की खास बात है, अगर विदेश यात्रा में भी जाते हैं। इसके साथ हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होता है कि आप जहां गए हैं उस देश की तस्वीरों के साथ एक ब्रोशर बनाएं कि वहां पर कौन कौन सी चीजें देखने लायक है, वहां क्या खाना है और आप कौन से होटल में रुके। उससे हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होता है। इसके बाद मैंने एक विद्यालय के खेल दिवस के लिए खास लिखा। अक्सर हम हर वर्ष विद्यालय का खेल दिवस मनाते हैं, एक बहुत बड़े स्टेडियम में मनाते हैं। तो बच्चे अक्सर ग्राउंड के पीछे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा था कि हमारे जो 2000 बच्चे हैं वो स्टेडियम में बैठे थे और 10,000 लोगों के बैठने की वहां पर जगह थी। तो बच्चों ने ये देखा कि वो क्या कर रहे हैं और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और बाद में जो कक्षा में जो चर्चा होती है वो उससे जो बच्चों को अनुभव मिलता है और बोलने का जो उनको एक एक्सप्लोर करते हैं, वो कक्षा में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मंच है बच्चे को जब हम बोलने देते हैं। तो अगली एक स्लाइड में मैंने ये लिखा है कि कक्षा में चर्चा करना बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चा वहां पर आकर बोले। कभी कभी बच्चा दूसरे बड़े बच्चों के सामने झेपता भी है, नहीं बोल पाता, लेकिन यहाँ पर हम बच्चे को जब मौका देते हैं तब बच्चे को ये लगता है कि हाँ मुझे भाषा आ गई है। इसके बाद चलिए, हाँ जी, अगला है कहानी। कहानी अब NEP 2020 में जो हमें CBSE से हिदायतें मिलती है उसमें स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा एक हमारे पास हथियार है, जिससे हम सोच सकते हैं कि कक्षा में पढ़ाना बच्चों के लिए बड़ा आसान है। कुछ कहानियां, कुछ पाठ बड़े कक्षा में बोरिंग होते हैं कि बच्चे सुनना पसंद नहीं करते, तो कहानी सुनना और सुनाना दोनों ही मायने रखता है।
कोविड के दौरान सीबीएसई ने हमें ये हिदायत दी थी, निर्देश दिए थे कि बच्चों को बोलो कि जूम पर अपने नाना नानी से, दादा दादी से बातचीत करें। आजकल के बच्चे, मुझे लगता है हमारे पोते पोती जो होंगे, वो पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं या चंदा मामा नहीं पढ़ते। हर कोई बच्चा कहानी अगर पढ़ना भी चाहता है तो या तो वो ई बुक से पढ़ता है या टिंकल से पढ़ता है। तो कक्षा में कहानी सुनाना बच्चों को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब टीचर ने कहानी सुना दी, उसके बाद वो मौखिक प्रश्न पूछ सकती है और ये भी कह सकती है कि आप कोई 2 कहानियां पढ़कर आए और बताएं, कक्षा में सुनाएं। इससे बच्चा कभी कभी अपनी मनगढ़ंत कहानी भी कहता है। हम बहुत बार ऐसे बच्चों को पकड़ लेते हैं जो बच्चे मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मजे की बात ये होती है कि उसकी उस मनगढ़ंत कहानी में भी हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। पोएट्री रेसिटेशन, ये मैंने कविता प्रतियोगिता अपने स्कूल का ही एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कविताएं बच्चे रट के तो आते हैं, लेकिन जब बच्चे अपनी रचित, जैसे कि अभी यूए की बच्ची ने, मैं नाम भूल गई उनका, पलक ने अपनी स्वरचित कविता सुनाई, तो बच्चे अपनी रची हुई कविताएं जब सुनाते हैं तो हमें लगता है कि जो हिंदी पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है उसमें हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। नाटक, ये भी हमारे विद्यालय का एक दृश्य है। ये नाटक मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस नाटक के लिए उनको विषय दिया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ कोई भी एक इंसिडेंट ले सकते हैं। और नाटक में बच्चे जब रटकर अपने संवाद बोलते हैं तो चेहरे के हाव भाव उतने इम्प्रेसिव नहीं लगते। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इस दिन जो जितने भी 5 नाटक प्रस्तुत किए गए, बच्चों ने उन घटनाओं को खुद से लाइब्रेरी में जाकर उनकी कहानियों को पढ़ा। अगर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की फांसी को हमने सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर देखा, लेकिन उस दिन बच्चों ने जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ था। मैं नहीं जानती कि उस समय भगत सिंह ने अपनी माँ से क्या कहा या भगत सिंह की माँ ने अपने बेटे से क्या कहा, लेकिन बच्चों ने वो डायलॉग अपने आप लिखे और बोले। मैं, अगर आप सभी वहां होते तो आप अवश्य इस बात की प्रशंसा करते कि बच्चों ने जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ था। एक ये और बड़ा एक महत्वपूर्ण घटक है हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का कि बच्चों को हम साक्षात्कार करने के लिए कहते हैं। आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, आप कॉफी विद करण देखते हैं, आप रजत कपूर का आपकी अदालत देखते हैं। तो अभी हाल ही में हमारे स्कूल में हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया था, जिसमें बच्चों ने खुद एक कार्यक्रम तैयार किया था, कौन बनेगा मैथमेटिशियन। प्रश्न खुद तैयार किए। हाँ, बच्चे ने अवश्य जो बोला वो अमिताभ बच्चन को कॉपी किया था, लेकिन प्रश्न उसे खुद बनाए थे। अब हम बच्चों को एक और ये प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे घर में सहायक होते हैं वो यहाँ के लोकल लोग होते हैं। मैं चले स्क्रीन शेयर करे बिना आपसे बात करती हूँ। तो हमारे यहाँ के जो सहायक है वो हिंदी नहीं समझते, लेकिन हमारे घर जो काम करती हैं लड़कियां या लड़के, जो भाषा हम बोलते हैं, अगर मैंने हिंदी में कहा कि भिंडी है, लौकी है, तोरी है, तो सब्जी वाली भी वो उसको सब्जी वाली सीख लेती है, कुछ कुछ पैसे भी। लेकिन अगर किसी गुजराती के यहाँ पर जब काम करते हैं तो उनको ये पता है कि ढोकला कैसे बनाना है या उनको खांडवी कैसे बनानी है। तो बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि जब आप भारत जाओ, जो आपके घर में सहायक है या आप किसी रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं, उस रिक्शा वाले से अवश्य बात करें। अब सीधे तो ये नहीं पूछ सकते कि आप कितना कमा लेते हैं, भैया आपका नाम क्या, आपके घर में कौन कौन है, अच्छा आप के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते, साथ ही बताएं कि पढ़ाई का क्या महत्व है। अब जब बच्चा भारत से घूम कर आता है तो वो बोलता भी है, साथ में डायलॉग लिख के भी बताता है कि उसकी और रिक्शे वाले के साथ क्या बात हुई। इसी तरह कक्षा में हम कार्यक्रम करते हैं कि कॉफी विद करण नहीं है तो चलिए कि चाय की चुस्कियों के साथ अब आज हम एक सेलिब्रिटी, एक मनगढ़ंत सेलिब्रिटी बना लेते हैं, उसके साथ इंटरव्यू करते हैं। ऐसे साक्षात्कार अगर आप कराना चाहते हैं बच्चों से, उससे ये फायदा होता है कि बच्चे ग्रुप में और टीम में काम करना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोलते, लेकिन वो बता देते हैं कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो टीम में कुछ बच्चे जो कमजोर होते हैं, जो अच्छे से हिंदी बोलना नहीं जानते, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो बस ये कुछ छोटी छोटी युक्तियां थी जो हम क्लास में जिनका प्रयोग करते हैं, और
ये गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय में ग्रेड 10 में 70 बच्चे इस बार कक्षा 10 की परीक्षा लिखेंगे। और पिछले वर्ष हमारे बच्चों ने 100 में से 98 नंबर ले लिए थे। और यहाँ का भारतीय समुदाय हमें बहुत मदद करता है और हम इंडियन हाई कमीशन के की निगरानी में यहाँ पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इशिता यादव जी, बहुत बढ़िया। आप 33 वर्षों से अधिक समय से हिंदी पढ़ा रही हैं। आप हिंदी पढ़ाते हुए वाचन कौशल की युक्तियों के माध्यम से बच्चों को हिंदी सिखाती हैं। यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस सूचनापरक वक्तव्य के लिए नाइजीरिया से श्रीमती इशिता यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर आरती लोकेश जी को आमंत्रित करते हैं, जो यूएई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप बागीस यूएई के विद्यालय में वरिष्ठ मुख्य अध्यापिका हैं। आपने अंग्रेजी हिंदी दोनों विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है तथा हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। आपने रघुवीर सहाय के साहित्य पर शोध किया। आप अनन्य यूएई पत्रिका की मुख्य संपादक हैं तथा अमेरिका, यूएई व भारत की कई पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा शोध जर्नल की संपादक, सह संपादक तथा उप संपादक भी हैं। आपने टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के विश्व रंग यूएई की निदेशिका होने के अलावा शोधार्थियों को सह निर्देशन का कार्यभार भी संभाला है। आपके विभिन्न विधाओं में लगभग 18 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने साहित्य पर पंजाब, हरियाणा तथा उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी शोध कर रहे हैं। आपको भारत व मॉरिशस सरकार द्वारा सर्वप्रतिष्ठित सम्मान अप्रवासी हिंदी साहित्य सर्जन सम्मान, काव्य विभूषण, महाकवि प्रोफेसर हरिशंकर आदि साहित्य सम्मान, रंगराची सम्मान, शब्द शिल्पी भूषण सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर आरती लोकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश वीर जी, बहुत सुंदर आपका मन संचालन। सभी को नमस्कार। डॉक्टर माधुरी जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, प्रोफेसर रेखा सेठी जी और सभी प्रतिभागी वक्ताओं को, उपस्थित माननीय विद्वत जन को मेरा सादर नमन। नव्या, पलक और मारिया, 3 बच्चों को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगी, बहुत सुंदर उन्होंने वक्तव्य दिया। और इसके साथ ही अपनी सहयोगी वक्ता इशिता यादव जी के वक्तव्य से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यूएई के विद्यालयों में भी इसी तरह से हम हिंदी की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और लगभग 21 वर्षों से मैं स्वयं भी यूएई के विद्यालय में कार्यरत हूँ। हिंदी शिक्षण का अवसर तो अब कम ही रह गया है, अब एडमिन का कार्य ज्यादा हो गया है। तो अब मैं अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जहां जहां भारतीय जा बसे, जहां जहां भारतीय जा बसे, यत्र तत्र सर्वत्र है हिंदी, निज संस्कृति के राजदूत हम, हमारा पहचान पत्र है हिंदी। तो हमारी कर्मभूमि यूएई में हिंदी कोई विदेशी भाषा नहीं रह गई है। आम बोलचाल के रूप में यह खूब फल फूल रही है और अब तो हिंदी भाषा पर विचार विमर्श और इसके प्रचार प्रसार के कार्यक्रम खूब हो रहे हैं। कहना न होगा कि यह कोरोना के आपातकाल के बाद ही इस तरह के प्रयासों ने तेजी पकड़ी है और ये प्रारंभ हुआ है। उससे पहले बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोगों की काव्य गोष्ठियां या इस तरह के कार्यक्रम होते थे, आम जनता के कार्यक्रम बहुत कम होते थे। लगभग उसी समय से ही यूएई में एक साहित्यिक संस्था की स्थापना का विचार मेरे मन में भी हिलोरे ले रहा था। अभी वागीश संस्था की संकल्पना यानी बीजारोपण की अवस्था में ही थी कि टैगोर विश्वविद्यालय के विश्व रंग महोत्सव 2020 का यूएई में आयोजन करने का प्रस्ताव जब हमारे पास आया तो इस नवाचार में मुझे व संस्था को आदरणीय अनूप दादा से बहुत मार्गदर्शन मिला। इसमें हमने बहुत सी विचार गोष्ठियां आयोजित की, साक्षात्कार किए, कला संस्कृति व साहित्य पर चर्चाएं आयोजित की
पुस्तक विमोचन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया और यह कार्य भली भांति संपन्न हुआ और इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। संस्था की स्थापना पर विचार के साथ साथ ही विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर अन्य अनेक कार्य करने का अवसर हम यूएई के हिंदी प्रेमियों को मिला। पूर्णिमा वर्मन जी की चौपाल में नवगीत की कार्यशालाएं हुई, जो हम सब ने वहां पर नवगीत लिखना सीखा। अमेरिका से अनूप भार्गव जी से मेरी बात हुई और बात में विश्व हिंदी सचिवालय के लिए हिंदी दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आयोजन करने का प्रस्ताव आया। इस योजना को बनाकर, इसको पारित करवाकर इसका क्रियान्वयन किया गया। बालकों को उम्र के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित कर पूरे यूएई के स्कूली छात्राओं की प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रत्येक वर्ग को इनाम की राशि आवंटित की गई, प्रमाण पत्र आदि दिए गए और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि इन बालकों की स्वरचित कविताओं को संकलित कर उन्हें एक पुस्तक का रूप प्रदान किया गया, जिसका नाम है होनहार बिरवान। ये मैं आपको पुस्तक दिखाना चाहूंगी। तो आज यहाँ उपस्थित हमारी जो छात्रा पलक चावला, जो आज की प्रतिभागी भी है, उस प्रतियोगिता की वरिष्ठ वर्ग की विजेता रही हैं, जो 18 से 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए थी और इनकी कविता भी इस पुस्तक में सम्मिलित है। लगभग 45 बच्चों की कविताएं इस पुस्तक में हैं, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बालकों की स्वरचित कविताएं हैं, हिंदी के विषय पर लिखी गई। और सब न सही तो कई बच्चे तब से प्रारंभ कर आज तक हिंदी में अपनी कलम चला रहे हैं। तो 3 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो चुकी है कि बच्चों में एक लगन लग गई है और एक चस्का लग गया है कि वे लगातार हिंदी में लिख रहे हैं। तो ये हमारी संस्था इस तरह से एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूएई के बालकों और वयस्कों के समक्ष आई। पलक का वक्तव्य तो आप सुन ही चुके हैं। उसके अलावा सागरिका मेहता, निया मरियम, आशिका सिंह, मीरा कामाची सुंदरम, तो जैसे डॉक्टर माधुरी जी ने कहा और ईशिता जी ने कहा कि अहिंदी भाषियों के मुख से, और डॉक्टर रेखा ने भी कहा उनके मुख से हिंदी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मीरा कामाची सुंदरम अहिंदी भाषी हैं। तो ऐसे कई बालकों में इतनी लगन लगी कि उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की, जिसमें स्वरचित कहानियों, कविताओं, संस्मरण और यात्रा संस्मरण में उन्होंने विजय हासिल की। जब 2022 अगस्त में न्यूयॉर्क से निकलने वाली अनन्य पत्रिका के अनन्य विश्व परियोजना को यूएई से भी निकालने का कार्य अनूप दादा ने मुझे सौंपा, तो इन बच्चों और बड़ों की कई रचनाओं, विशेषकर यूएई की विशेषताओं से भरी हुई रचनाओं को अनन्य यूएई के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सका और यूएई धीरे धीरे विश्व के साहित्य पटल पर उभरने लगा। तब से अब तक अनन्य यूएई नियमित रूप से पाठकों तक पहुंच रही है और इसके आरंभिक 4 अंकों का संग्रह कर एक पुस्तक का रूप भी दिया जा चुका है, जिसका नाम है अनन्य कृति यूएई। और ये पुस्तक अनूप दादा को समर्पित है कि उनके प्रयासों से ही यह काम हुआ। वागीश संस्था के अंतर्गत हमने विश्व रंग यूएई के 2022 संस्करण में पुनः जोर शोर से काम करना शुरू किया और लघु कथा कार्यशाला, बाल साहित्य गोष्ठी और विषय पर आधारित कथेतर गद्य चर्चाएं, सामाजिक सेवा व सामाजिक योगकर्ताओं के साक्षात्कार आदि लिए गए, जो कि बहुत पसंद किए गए। लोटस ब्लूम के साथ मिलकर हमारी संस्था ने एक हाइकू कार्यशाला भी की। हाइकू एक बहुत ही कठिन विधा है और इसमें लिखने को खाली 17 अक्षर हैं, लेकिन बहुत प्रयास और बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। प्रणेता साहित्यिक संस्था के साथ मिलकर वागीश संस्था ने लघु कथा गोष्ठी की और सबसे अधिक हमारी संस्था ने काम किया जब अगस्त माह में भारत से आए साहित्यिक भ्रमण के लिए एक 40 सदस्यों के समूह ने हमसे संपर्क किया, तो हमने उनके लिए 2 दिवसीय साहित्यिक गोष्ठी, शोध प्रस्तुति तथा सम्मान समारोह आदि का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अक्षर वार्ता शोध पत्रिका तथा कृष्णा वासंती शैक्षिक व सामाजिक संस्था के तत्वावधान में संपन्न हुआ। इसी प्रकार एक और संस्था छत्तीसगढ़ मित्र ने दुबई में साहित्यिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया और अंतरराष्ट्रीय हिंदी उत्सव मनाने के लिए 14 दिसंबर को उन्होंने हमारी संस्था को न्योता दिया और हमने
हमारी संस्था के कुछ सदस्यों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। हिंदी कनेक्ट नाम की एक नवोदित संस्था के साथ मिलकर वागीश संस्था ने स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता की प्रतियोगिता कराई और एकल प्रयासों से हिंदी दिवस 2023 के अवसर पर वर्ग मुक्त हिंदी विषयक स्वरचित कविताओं की प्रतियोगिता करवाई। वैश्विक हिंदी परिवार के तत्वावधान में संस्था ने यूएई की बहुआयामी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हुए 17 जून 2023 में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यूएई से हिंदी साहित्य में पोषित विभिन्न विधाओं और संस्कृतियों से जन समूह को परिचित कराया गया। आदरणीय डॉक्टर माधुरी जी को स्मरण ही होगा कि उन्होंने ही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हमें गौरवान्वित किया था। हिंदी से प्यार है के साथ तो हमारी संस्था का प्रारंभ से नाता है ही। अमेरिका की एक और संस्था वैश्विक हिंदी संस्थान के साथ जुड़कर भी वागीश संस्था कई कार्य कर रही है, जिसमें 4 पुस्तकों का निर्माण, संपादन, प्रकाशन ये सब हो ही गया है। अनेकों काव्य गोष्ठियां हो चुकी हैं और आजकल इसमें लघु कथाओं पर चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा वागीश संस्था अथक चेष्टा ट्रस्ट यूनिवर्सल संस्था के साथ मिलकर, अथक चेष्टा के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि यह भी एक संस्था है यहाँ पर जो बच्चों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताओं, बहुत सारे कार्यक्रम, वर्कशॉप, सेमिनार और जिससे बच्चों में हिंदी बोलने का डर, झिझक ये समाप्त हो जाए, उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। और अभी हाल ही में जिसे बताने में मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि अथक चेष्टा के साथ मिलकर वागीश ने एक हिंदी में A1 कक्षा 10 में हिंदी में A1 अंक लाने वालों को, यानी 91 से 100 नंबर लाने वालों को एम्बेसी के प्रांगण में, यानी इंडियन एम्बेसी आबू धाबी के सभागृह में उन बच्चों को सम्मानित किया। और शुरू में जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो हमें लग रहा था 50-60 बच्चे हमें मिल जाएंगे, लेकिन लगभग 750 बच्चे हमें ऐसे मिले जिन्होंने हिंदी में A1 नंबर हासिल किए थे। और ये सारे यूएई के स्कूलों को इसका न्योता दिया गया था। उनके हिंदी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। और ऐसे लगभग 7 बच्चे थे जिनको हिंदी में 100% अंक हासिल हुए थे। तो ये सब हमारी संस्था यहाँ पर यूएई में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास कर रही है और आप सबके आशीर्वाद की ऐसी ही कामना करते हुए, जिससे कि हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ते रहें, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए यूएई से डॉक्टर आरती लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं पोलैंड से श्री मंदार पुरंदरे जी। आपका जन्म पुणे भारत में हुआ, लेकिन पिछले 14 वर्षों से आप पोलैंड के पोजनान विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपकी रुचि मराठी, हिंदी, जर्मन और पोलिश भाषा के साहित्य तथा रंगमंच और संगीत में है। आप अनुवाद का कार्य भी करते हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है श्री मंदार पुरंदरे जी। सर आपका म्यूट है। हाँ अभी हाँ जी नमस्कार सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक जो चीजें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं काफी दिलचस्प है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हिंदी भाषी हूँ, लेकिन कभी हम लोग इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हमारे मतलब भारत देश में किस तरह हुआ। शायद 1950-60 से या उसके बाद भी जो चलता आ रहा है, और उसके बाद मेरे ख्याल से उस प्रचार की वजह से हिंदी का क्या कहें, हिंदी की जो सुंदरता है उससे काफी लोग परिचित हुए। मुझे तो हिंदी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी मेरी इतनी करीबी भाषा है कि मैं कभी कभी लिखता भी हूँ हिंदी में, छोटे लेख लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। जाहिर है कि मैं कोई बहुत बड़ा लेखक या ये नहीं हूँ,
लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मुझे ये अपनी भाषा ही लगती है, जैसे अपनी मातृभाषा। तो खैर, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ लाया हूँ। एक सेकंड, अगर ये पीडीएफ में होगा तो ठीक रहेगा। पीडीएफ में आप उसको अगर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट अभी मैंने उसका स्क्रीन ये बनाया और स्क्रीन शेयर करने की अनुमति जी है जी आप, जी तो जी स्क्रीन शेयर करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड। udostępniaj ekran. देखिए अभी आ रहा है। अभी तो हाँ, अब दिखना शुरू हुआ है। अब दिख रहा है जी। तो मैं आदाम मित्सकेविच विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। तो आज कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा पहले संक्षेप में हमारे विश्वविद्यालय के बारे में बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे कि ये कि कहाँ ये विश्वविद्यालय है, पोलैंड में कहाँ, वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं ये प्रेजेंटेशन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये आप लोगों को दिख रहा है? हाँ। ये इस तरह हमारे विश्वविद्यालय की एक मुख्य इमारत है। यहाँ हम लोग देखते हैं पोलैंड देश का क्या कहें नक्शा, जो आज का है। वॉर्सो इसकी राजधानी है। ये देखिए यहाँ पर वॉर्सो राजधानी दिखती है, और हम लोगों का शहर है पोजनान, जो पोलैंड देश के पश्चिम में है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जर्मनी काफी करीब है, बर्लिन ज्यादा दूर नहीं है। वैसे देखा जाए तो बर्लिन, पोजनान और वार्शवा लगभग एक ही क्या कहें एक ही रेखा में आते हैं, और पोजनान लगभग बिल्कुल उसके मध्य में। तो ये पोजनान का क्या कहें, यहाँ पर पोजनान शहर है। पोजनान ग्रेटर पोलैंड की राजधानी है, और इसलिए पहले से काफी महत्वपूर्ण शहर रहा है पोलिश इतिहास में। यहाँ पर अनेकों तरह के व्यापार चलते आ रहे हैं, संस्कृति के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर है। और पूरे पोलिश इतिहास में अब पोजनान में अनेक 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 तरह के क्या कहें योगदान, अनेक तरह का योगदान दे चुका है ये शहर। यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय का इतिहास कुछ इस तरह है कि वास्तव में 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1919 में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ। लेकिन उसकी जड़ें क्या कहें, अगर हम पूरा इवेंट देखें तो लगभग 17वीं शताब्दी तक हम लोग पीछे जा सकते हैं, जबकि राजा सिगिस्मुंड ने इस विश्वविद्यालय विद्यालय की स्थापना की थी। और बाद में 7 मई 1919 में ये शुरू हुआ, और 1956 से इसको आदाम मित्सकेविच के नाम से जाना जाता है। अब भैया ये आदाम मित्सकेविच है कौन? आदाम मित्सकेविच पोलिश संस्कृति में, पोलिश इतिहास में, पोलिश साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लंबी कविताएं लिखी हैं, दीर्घ कविताएं लिखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। उनका एक बहुत ही जाना माना नाटक है जाद, जिसको हम लोग पुरखे या पूर्वज कह सकते हैं। आज भी उसका मंचन होता रहता है, और साहित्य के विचारक भी हैं। उन्होंने अलग अलग निबंध भी लिखे हैं, और एक तरह से मैं कहूँगा उस जमाने में क्या कहें जो अलग अलग राजकीय विचारधाराएं थी, तो उसमें भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। आप लोग अगर पोलैंड देश का इतिहास पढ़ेंगे तो वो काफी क्लिष्ट इतिहास है। देशभक्ति को जगाने की, और क्या कहें ठीक तरह
की देशभक्ति को जगाने की जो एक विचारधारा थी, तो उस विचारधारा के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि आदाम मिच्किewicz है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब इस छोटे से देश में पोलैंड देश, देखिए मैं महाराष्ट्र से हूँ और पोलैंड देश का क्या कहें, पोलैंड देश लगभग महाराष्ट्र जितना ही है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंडोलॉजी जो है या हिंदी भाषा शिक्षा केंद्र जो है वो 4 हैं। कुछ जो है वो एमए तक एमए भी पढ़ाते हैं, जिसमें ज्यादातर वर्सोवा का नाम आएगा, वर्सोवा या क्राकूव का नाम आएगा। बाकी जो है जैसे पोजनान और व्रोत्सोव, ये ज्यादातर बीए वाले कोर्सेस चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वर्सोवा का जो इंडोलॉजी वाला विभाग है वो काफी पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है, और यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग मतलब पैदा हुए हैं, जिसमें आज के दौर में क्शिश्तोफ मारिया बिर्स्की जी ने पद्मश्री भी मिला है भारत सरकार की तरफ से, वो आज भी वर्सोवा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। क्राकोव विश्वविद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। वास्तव में क्राकोव पोलैंड का पहला विश्वविद्यालय है, बिल्कुल पहला विश्वविद्यालय। तो और वहां पर भी इंडोलॉजी विभाग बहुत पहले से मौजूद है, और हिंदी सीखने सिखाने का क्या कहें, सिखाने की परंपरा क्राकोव में भी पुरानी रही है। व्रोत्स्लाव और हम मेरे ख्याल से थोड़े से नए हैं इसमें। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा हमारे विभाग का इतिहास। तो हमारा जो हिंदी और इंडोलॉजी विभाग है वो 2007-2008 से चल रहा है, यानी बहुत पुराना नहीं है। शायद हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अभी टीनेज में है हमारे। और यहाँ पर इंडोलॉजी और जिसमें हिंदी मेजर होता है वो 3 साल का बीए का अभ्यासक्रम होता है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत और तमिल भी पढ़ाई जाती है यहाँ पर। और इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर आने वाला जो हमारा छात्र है उसका प्रोफाइल काफी अलग प्रोफाइल है। हमारे यहाँ ज्यादातर पोलिश लोग आते हैं पढ़ने के लिए। कभी कभार ऐसा हुआ है कि किसी एरास्मुस प्रोग्राम में कहीं कोई चेक रिपब्लिक से आ गया या कहीं किसी अलग यूरोपियन देश से आ गया, लेकिन ऐसे सचमुच बहुत कम बार हुआ है। आमतौर पर तो हमारा जो छात्र है वो पोलिश छात्र होता है। तो उनको भारत देश की अलग अलग भाषाएं, इस देश का इतिहास तथा इस देश की संस्कृति के बारे में ठीक ठीक जानकारी देना, उनको इन सारी चीजों से परिचित कराना, विदेशी भाषा में यानी हिंदी में छात्रों की रुचि बढ़ाना तथा हिंदी के साहित्य से उनका परिचय कराना, विदेशी भाषा में संभाषण तथा उसके रोजमर्रा के उपयोग से उन्हें अवगत कराना। ये मतलब कुछ उद्देश्य मैं यहाँ पर बस लिख रहा हूँ। इससे भी और ज्यादा उद्देश्य जरूर हो सकते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सारे उद्देश्य हम लोग क्लास में, कक्षा में हासिल करें, कवर करें। हमारे विभाग का क्या कहें, ये हमारी ये छोटी सी टीम है, ये जो शिक्षक गण हैं, प्रोफेसर डॉक्टर क्शिश्तोफ स्ट्रोंस्की, ये बड़े भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं। ये भारतीय भाषाओं में संशोधन करते हैं। हाल ही में नेपाली भाषा में भी उन्होंने कुछ चीजों का संशोधन किया है। डॉक्टर मोनिका ब्रोवारचिक जी, जिनके बारे में भी कहा गया यहाँ पर, हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी जानकार हैं और विद्वान हैं, और हिंदी में दलित और स्त्री आत्मकथा के बारे में शोध करती हैं। डॉक्टर स्वेन सेल्मर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। नतालिया जी तमिल भाषा की विद्वान हैं और तमिल भाषा सिखाती हैं, और मैं हिंदी भाषा सिखाने की कोशिश करता आ रहा हूँ पिछले 13-14 साल से। पोलिश, ये यहाँ पर मैं पोलिश भाषा के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से वो यहाँ जरूरी नहीं होगा। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता था कि पोलिश भाषा में भी कुछ कुछ बोलियां हैं
भारत मतलब हिंदी में भी अलग अलग बोलियों का मेरे ख्याल से इशिता जी ने काफी अच्छा यहाँ पर काफी अच्छे मुद्दे उठाए, जिसमें ज्यादातर वोकैबुलरी के बारे में कि किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल होती है, हिंदी में भी आजकल किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल होती है, पहले किस तरह की होती थी, अलग अलग बोलियों में किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल होती है। इसका बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प ये पूरा क्षेत्र है। जबकि हमारे देश में भी अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन उनमें उतनी विविधता है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो छात्र है, जो बहुत ज्यादा बोलियों से परिचित नहीं होता, वो जब हिंदी सीखने के लिए आता है और उसको पता चलता है कि यार इसमें तो इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी शब्दावली की इतने सारे अलग अलग प्रकार हैं, या उसकी इतनी अलग अलग छटाएं हैं, तो उसको सिखाते वक्त हम लोगों को अलग क्या कहें अलग अलग युक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, अलग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं हम लोगों के पास, तो उसमें पोलिश में लिखी हुई किताब है। हम लोग ज्यादातर पोलिश और हिंदी का इस्तेमाल करते हैं कक्षा में। और हमारे पास वर्षावा की जो एक बहुत अच्छी प्रोफेसर है दानुटा स्टाशिक जी, उनकी लिखी हुई दो किताबें हैं, येंजिक हिंदी यानी हिंदी भाषा, ये पोलिश में पोलिश किताबें हैं। ये हम ज्यादातर जैसे मेन टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कविता कुमार जी की भी किताब अच्छी है, या रूपर्ट स्नेल के यहाँ कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामग्री मिल जाती है, या मैं कभी कभी खुद बना लेता हूँ अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग टेक्स्ट। तो इस तरह के अलग अलग टेक्स्ट मिलाकर हम लोग इस्तेमाल करके कक्षा में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि देखिए हमारे यहाँ आने वाला छात्र आम तौर पर हमारे यहाँ छात्र क्यों आते हैं, मतलब हिंदी सीखने के लिए पोलिश छात्र क्यों आता है, तो उसके पीछे दो तीन कारण हो सकते हैं, या दो तीन क्या कहें प्रेरणाएं हो सकती हैं। एक तो पहली बात हम लोग को पहली बात ये है कि बॉलीवुड का प्रचार और प्रसार सचमुच ही बहुत हो चुका है आज आज के जमाने में, और बॉलीवुड ने अपनी तरफ मतलब हिंदी की तरफ बहुत सारे लोगों को खींचा है, इसलिए हम लोगों को शाहरुख और आमिर खान या ये सारे जो लोग हैं ये फराह खान जो कुछ भी हैं बॉलीवुड के लोग, आज के बॉलीवुड के लोग, उनका क्या कहें धन्यवाद करना चाहिए। तो बहुत सी क्या कहें लड़कियां जो है वो बॉलीवुड के चक्कर में यूं कहें हिंदी सीखने के लिए आती हैं। तो ये एक मजेदार बात है। कुछ कुछ लोग सचमुच मतलब कुछ कुछ छात्र हैं वो सचमुच इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब उनके पास एक क्या कहें निखालस दिलचस्पी होती है उनमें। तो वे लोग इसलिए हिंदी सीखने के लिए आते हैं। अब भाषाएं सिखाने के क्या कहें जो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग उसकी युक्तियां हैं, इसमें सबसे पुरानी जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ये बहुत ही पुरानी सी युक्ति है कि आप पहले भाषा का ग्रामर दें और बाद में कोई एक छोटा सा टेक्स्ट दें और उसका आप अनुवाद करने को कहें और उस तरह सीखें। ये बहुत ही पुराना मेथड है जो कभी कभी ठीक है, या किसी किसी मौकों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा जो क्या कहें मेथड हम लोग कह सकते हैं वो है डायरेक्ट मेथड, यानी इसमें ज्यादातर आप मौखिक इसमें आपको छात्रों से उसी भाषा में बात करनी है जो भाषा आप उनको सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल पहली क्लास से अगर आप हमारी छात्रा मारिया जी से पूछेंगी कि हम लोगों ने किस तरह हिंदी की शुरुआत की, तो मेरे ख्याल से वो भी जरूर कहेंगे कि हाँ पहले दिन से ही हम लोग हिंदी सीख रहे थे, और मतलब समय हम उनकी समझ में जरूर नहीं आ रहा था, वे लोग बस सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तरह हम लोग ज्यादातर भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा नेचुरल है। इशिता जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि
जितना छात्र सुनता है उतना भाषा का संगीत उसके मन में रह जाता है। ये जो बलाघात होते हैं उसका एक डिजाइन उसके मन में बन जाता है। उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड का भी इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कक्षा में ये तीनों मेथड्स ठीक तरह से इस्तेमाल हो और छात्र जो चाहते हैं वो कह पाए, अपनी अभिव्यक्ति ठीक तरह से खोज पाए। और चूंकि हमारे यहाँ 3 साल हैं बीए के, तो मैं उनको पहले ही साल में बता देता हूँ कि भैया ये देखिए 1 2 3 पहले साल में हम लोग को बिल्कुल मजा करना है, एंटरटेनमेंट। आप लोग गाने गाएं, गाने सुने, कविताएं सुने, आप लोग डांस करें, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल गलतियां करें, बिल्कुल कुछ हर्जा नहीं। दूसरे साल में हम लोग को कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी समझें, ज्यादा से ज्यादा पहले साल में अगर हम लोगों ने छोटे टेक्स्ट पढ़े हैं तो दूसरे साल में और लंबे टेक्स्ट पढ़ने की और लंबे टेक्स्ट लिखने की कोशिश करें। जहां तक लिखने की बात है, मेरे ख्याल से मैं इसी स्लाइड के बाद इशिता जी ने जो मुद्दे बताए उनके बारे में जरूर उनको लेकर कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। और दूसरे साल में मेरी ये भी कोशिश रहती है कि देखिए हर एक छात्र का एक अपना अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी रुचि होती है। हर एक को साहित्य में रुचि हो जरूरी नहीं, किसी को फिल्मों में रुचि होती है, किसी को और चीज में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी उसकी छात्र की रुचि हो तो वो हिंदी के साथ जुड़ जाए। अगर वो फिल्मों के बारे में हिंदी लेख पढ़ता है या लिखता है या लिखती है, या उसके बारे में कुछ हिंदी में प्रेजेंटेशन करता है या करती है, तो दूसरे साल में इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करता हूँ। तीसरे साल में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा अनुवाद हो। अनुवाद में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि मेरे ख्याल से पोलिश साहित्य भी हिंदी भाषा में आज तक बहुत ज्यादा अनुवादित नहीं हुआ है। कुछ कुछ चीजें जरूर हुई हैं, लेकिन पोलिश साहित्य में भी अब बहुत ऐसी सुंदर चीजें हैं और जरूरी चीजें हैं जिनका हिंदी में या हिंदी में ही नहीं, बांग्ला, मराठी, गुजराती, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना जरूरी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे टेक्स्ट ट्रांसलेट करें, जो टेक्स्ट उनको पसंद हो या उनके पसंदीदा टेक्स्ट, उनको जो टेक्स्ट पढ़ने में अच्छे लगते हैं वो उनका अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे कुछ छोटा बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए तो उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। आज तक एक ई बुक हम लोगों ने बनाया है जिसमें पोलिश कहानी का हिंदी अनुवाद तथा चेक भाषा में अनुवाद ऐसा हम लोगों ने किया था। और उसके साथ मेरी एक दोस्त ने भारत की एक दोस्त ने क्या कहें इलस्ट्रेशंस भी किए थे। और थर्ड ईयर में हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशंस करने की या किसी तरह का प्रोजेक्ट करने की, जैसे फिल्म बनाने की प्रोजेक्ट करने की, ताकि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है पहले साल में और दूसरे साल में उसका किसी तरह क्रिएटिव इस्तेमाल हो, एक सृजनात्मक इस्तेमाल हो। मैंने कभी कभी अपने छात्रों के साथ इस तरह का एक्सरसाइज किया है कि देखिए हमारे यहाँ मई का महीना काफी सुंदर होता है। अभी तो बाहर ठंड है और बर्फ तो नहीं गिर रही, लेकिन ठंड है, कोई अच्छी ठंड नहीं है। मई के महीने में ये सब खूबसूरत हो जाता है। थोड़ी सी धूप, हल्की सी धूप और पत्ते खिल रहे हैं। तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया है कि हम छात्रों के ग्रुप को लेकर कहीं गए हैं, किसी पार्क में गए हम लोग या कहीं किसी कैफे में गए हैं, और बस हम सभी ने, मैंने भी उन्होंने भी आधा घंटा 40 मिनट बस वहां बैठकर कुछ लिखा है हिंदी में। जो कुछ भी आप सामने देख रहे हैं उसका। जी जी, हेलो हेलो। आप शुरू रखिए। अच्छा,
तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग करते रहते हैं ताकि जो कुछ भी दिख रहा है उसका वर्णन करने की, उसका एक तरह से लाइव वर्णन करने की, या उसके साथ अपनी कल्पना शक्ति को जोड़कर कुछ लिखने की क्या कहें, उनको प्रैक्टिस हो, और उससे उन चीजों उन उन लोगों को कुछ 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 समझ में आए। अगर मैं आप लोगों को और एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाऊं जो 5 मिनट का है। हमारे स्टूडेंट लोगों के साथ हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी। बहुत काफी पुरानी फिल्म है, 10 साल पहले या 11 साल पहले बनाई थी ये फिल्म। अगर हमारे पास 5 मिनट का समय हो तो ठीक है। फिल्म को हम बाद में देख लेंगे एक अन्य जी कार्यक्रम में। जी। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इसकी औपचारिक समाप्ति के बाद हम लोग उस फिल्म को दिखा देंगे, जो लोग देखना चाहें तो वो भी। अच्छा, जी, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यह भी तो ठीक तो रहेगा। बस मेरी तरफ से मतलब इतना ही कि इस तरह हमारी कक्षाएं दिखती हैं। इस तरह कुछ हम लोगों ने सोचा है हिंदी बीए या इंडोलॉजी बीए के प्रोग्राम में। हिंदी भाषी होने के बाद भी आप पोलैंड में हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा जैसी लगती है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोलैंड के इतिहास में हिंदी भाषा का जो योगदान रहा उसको दिखाने के लिए पोलैंड से श्री मंदार पुरंदरे जी को हार्दिक धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के मेरे संचालन तरफ से के भी लिए धन्यवाद। मैं हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी को मंच सौंपता हूं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। मंच संचालन के लिए आपका स्वागत है, श्री अनु भार्गव जी। धन्यवाद प्रकाशवीर जी। मंदार जी, आपसे अनुरोध है कि जी, मैं वही शेयरिंग कोशिश आप बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जूम वाला। स्टॉप शेयरिंग आपका। जी जी, वही वही उसी उसी की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड। जी जी। ये कहाँ गया? ज़ात्शिमान अग्रवानी, ये तो मेरा नहीं है। हाँ नहीं, अब ठीक, अब ठीक अब है। हो कर गया। दिया बढ़िया। मैंने। जी मैंने कर दिया आपका स्टॉप शेयरिंग, माफी शुक्रिया चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, चलिए, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मंदार जी, और सभी को धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इतनी अच्छी प्रस्तुतियां सुनने को मिल रही हैं। लग रहा है कि पूरा विश्व जो है एक छोटी सी जगह हो गया है, जहां पर हम लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से यही हमारा उद्देश्य था इस पूरी श्रृंखला को शुरू करने का। और माधुरी जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मुझे अपने प्रिय कवि कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि आपस में पांव से पांव मिलाकर साथ चलने की कोशिश, और आशा है कि ये फलीभूत होगी और हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। इसी बात के साथ अब मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा और हम आगे बढ़ते हैं। और आज दूसरी बात खुशी की मुझे लग रही है कि हिंदी से प्यार है कि समूह से आरती लोकेश, जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच में हैं। रेखा सेठी, डॉक्टर रेखा सेठी, जो हिंदी से प्यार है से जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच में हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रगति टिपनिस की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। जी प्रगति हमारे साथ हिंदी से प्यार है कि कोर सदस्य हैं, और उसके साथ साथ ही वो जो हम लोग अनन्य पत्रिका निकालते हैं रूस से, उसकी संपादक हैं। और प्रगति का बहुत ही, मैं प्रगति को प्रगति ही कह रहा हूँ, छोटी है मुझसे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं उसको
थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा उनका परिचय। प्रगति टिपनिस पिछले 3 दशकों से मॉस्को रूस में रह रही हैं। शिक्षा उन्होंने अभियांत्रिकी में की है, लेकिन हिंदी से प्यार है। रूसी भाषा से हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं। आजकल वो एक 5 सदस्यीय दल के साथ हिंदी रूसी मुहावरा कोश और हिंदी मुहावरा कोश पर काम कर रही हैं। वो मॉस्को की सबसे पुरानी भारतीय संस्था हिंदुस्तानी समाज रूस की सांस्कृतिक सचिव हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहे हैं। भारत और रूस के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को केंद्र में रखकर डिजिटल पत्रिका अनन्य रूस का संपादन करती हैं। उन्होंने नरेश सक्सेना, तजेंद्र सिंह लूथरा और राम वधवा की कविताओं का रूसी में अनुवाद भी किया है। तो इस परिचय के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रगति टिपनिस जी को कि वो अपने विचार रखें। स्वागत है। अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परिचय के लिए। और कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हुई। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी सभी 3 छात्राओं को, जिन्होंने हिंदी की अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा और बहुत ही सुंदर तरीके से रखा। नव्या बिष्ट ने, जो काफी छोटी हैं, कबीर जैसे कवि के गूढ़ भावों को हमारे सामने रखा और बताया कि गुरु की महिमा जैसे उन्होंने समझाई है कबीर ने, उस माध्यम से जब हम उसे समझते हैं तो हमारी सीखने सिखाने की अभिलाषा और बढ़ जाती है। पलक चावला ने बताया कि भाषा एक खुला गलियारा होती है। हम अगर उसको एक बंद कमरे की तरह कर दे, हवा ना आने दे तो घुटन से मर जाएगी। लेकिन अगर उसको हम खुले रहें, दूसरी भाषाओं को अपने अंदर आने का जरिया छोड़े उनके लिए, तो भाषा हमारी समृद्धि होती है। हमें अपने को संकुचित करके रखने की जरूरत नहीं होती। और मारिया जी के तो क्या कहने, उन्होंने कहानी इतने सुंदर अंदाज में बताई, सुनाई, और लगा कि अभिशप्त होना भी कई बार कितना बड़ा वरदान होता है। हमें कभी भी किसी को अभिशप्त नहीं मानना चाहिए, कि सभी के अपने अलग अलग गुण होते हैं। और इन्हीं 3 देशों के अध्यापकों ने भी अपनी बात, हिंदी की अभिव्यक्ति, हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जाए, वो लोग कितनी कोशिश करते हैं हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी को सशक्त बनाने के लिए, ये सब जानकर अच्छा तो काफी लगता है। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदी अध्यापन से बहुत ज्यादा तो नहीं है रिश्ता, लेकिन जितना भी यहाँ पे लोग मैं रूस में रहती हूँ, और रूस और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ है, ये सभी जानते हैं। समय के कसौटी पे हर बार खरे उतरे हैं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। तो हिंदी क्या, भारतीय संस्कृति के प्रति भी वहां के लोगों में एक अजीब सी दिलचस्पी देखी जाती है। कई लोग तो कहते हैं हम खुद को आध्यात्मिक तौर पर जुड़ा मानते हैं एक दूसरे से। तो लोग भारत की संस्कृति की विभिन्न विधाओं में बहुत रुचि रखते हैं। प्रगति, आप म्यूट हो गई हैं। हाँ, तो योग हो, संगीत, नृत्य, फिल्में, तो वहां पर सर चढ़कर बोलती हैं। शैलेंद्र ने तो गाना भी लिख दिया, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कोई तो बात रही होगी कि उनका ऐसे लिखने में। अंग्रेज हमारे यहाँ रहे तो हमारी पतलून रही अंग्रेजी, लेकिन अगर उन्होंने ये लिखा तो उसमें बात जरूर कुछ रही होगी। तो वो देखने को मिलता है, और लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। और ये बात समझना कई बार मुश्किल भी हो जाता है कि क्यों सीखना चाहते हैं। तो भाषा के प्रति जो उनका आकर्षण है, और उसको बनाए रखना ही शायद हमारा काम रह जाता है। अगर हम वहाँ हिंदी के कर्मी हैं तो उसी की कोशिश हम करते हैं, हमारी संस्था करती है। और जब से मैं हिंदी से प्यार है समूह से जुड़ी, तो ये कोशिश को नए आयाम मिल गए, क्योंकि कई नए लोगों को ऐसे मैं जोड़ सकी, भारतीय भी और रूसी भी,
जिन्होंने अनन्य रूस के लिए लिखना चाहा, और हिंदी से प्यार है कि दूसरी परियोजनाओं जैसे साहित्यकार तिथिवार के लिए। और जैसा कि अनूप भार्गव जी ने भी बताया कि हम लोग एक मुहावरा कोश पर काम कर रहे हैं, तो हम खेल खेल में हिंदी एक और परियोजना है, उस पर रोज एक मुहावरा लेकर आते हैं, उसका हिंदी अर्थ भी देते हैं, अंग्रेजी अर्थ भी देते हैं, और उसका वाक्य प्रयोग भी देते हैं। तो यही हमारी छोटी सी कोशिश रहती है कि हिंदी के को सशक्त बनाने की दिशा में हम अगर कुछ भी कर सके तो करें, और अगर हमारे ये कार्य सफल हो तो बस बहुत अच्छा हो। अब इसी से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, और मैं बहुत उत्सुकता से सुनना चाहूंगी रेखा जी को, जो हमारी आज की विशेष अतिथि अध्यक्षता कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रगति जी। अब हम बिना समय को बचाने के लिए सीधे हम चलते हैं हमारे अध्यक्षीय भाषण की तरफ। और इसमें हमें मुझे बहुत निजी रूप से मुझे गर्व सा महसूस होता है कि मैं डॉक्टर रेखा सेठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्हें मुझे निजी रूप से भी जानने का अवसर मिला है। डॉक्टर रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्राध्यापक होने के साथ साथ एक सक्रिय लेखक, आलोचक, संपादक और अनुवादक हैं। उनकी कुल 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 8 संपादित हैं और एक अनुदित पुस्तक भी शामिल है। उन्होंने स्त्री कविता पर बहुत काम किया है। कृष्णा सोबती जी, मैं उनका विस्तृत परिचय नहीं दूंगा समय की कमी के कारण, लेकिन उन्होंने कृष्णा सोबती जी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, और जो कि बहुत चर्चित रहा है। आप वातायन यूके से जुड़ी हुई हैं, और उसमें भी उन्होंने वातायन की स्मृति और संवाद श्रृंखला की वो अध्यक्ष हैं, और 2023 में उन्हें वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया था। ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका से वो जुड़ी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी उन्होंने डॉक्टर फौजिया फरूखी जी के साथ बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बस इसी परिचय के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रेखा सेठी जी को उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए। धन्यवाद अनूप जी। विश्व हिंदी सचिवालय का बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इससे पहले भी मैंने 1-2 कार्यक्रम सुने हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज माधुरी जी यहाँ हैं, शुभंकर मिश्रा जी यहाँ हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत पहले एक काम किया था, यदि आपको याद हो, जयशंकर प्रसाद। 2-3 बार हमने वहाँ निदेशालय में काम किया। प्रोफेसर राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर शिव कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, दिव्या जी हैं, और सबसे बढ़कर जो आज के प्रगति टिप्पणिस हैं, सबसे बढ़कर जो आज जिन्होंने अपनी बात रखी, प्यारे छात्र नव्या, पलक, मारिया और उनके अध्यापक। नव्या ने सही कबीर को उद्धृत किया था कि गुरु जो होता है उसका स्थान गोविंद से बड़ा होता है। तो आज जब आपके जो गुरुजन यहाँ जुड़े हुए हैं, वो आपकी प्रस्तुति देख देख कर गौरवान्वित हो रहे हैं। तो आप सभी का अभिनंदन। और मैं अपनी बात इसके साथ शुरू करूंगी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मंदारे जी का जब परिचय दिया जा रहा था, तो 2-3 बार ये कहा गया कि वो भारत के एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हिंदी का परचम फहराते हैं विश्व में, और पोलैंड में कार्यरत है।
जिस वैश्विक हिंदी की हम बात कर रहे हैं, उसकी सबसे पहली कसौटी ही ये है कि हम हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी में अंतर नहीं करेंगे। जब वो इतने सालों से हिंदी का काम कर रहे हैं और भारतीय भाषाओं के बीच एक सहोदर सा संबंध है, एक दूसरे को समृद्ध करने के वो काम आती हैं। बल्कि भारतीय भाषाएं ही क्यों, अगर पलक की बात माने हम सब, आज ये मशाल लेके आगे चलने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले तो हमारे युवा से युवतर साथी ये बच्चे ही हैं। तो पलक जो कह रही है कि सभी भाषाओं के बीच में एक ऐसा संबंध होता है, तो संस्कृति का समन्वय, भाषा जो है संस्कृति की वाहक है। और ये जो भाषाओं का एक दूसरे के साथ चलने का जो भाव है, वही किसी भी भाषा को आगे ले जाएगा। हम भाषाओं से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नहीं जुड़ते। मंदारे जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि पहले आप उस भाषा में कुछ भी प्रयोग करो, कुछ भी बोलो, गाओ, नाचो, खुशी मनाओ, एक तरह से उस भाषा को अपनाओ और उसके बाद दो भाषाओं के बीच पुल बनने का काम करो। प्रगति ने कहा कि कुछ तो बात रही होगी कि लाल टोपी रूसी और दिल हिंदुस्तानी एक हो रहे थे। तो भाषाओं का यही काम होता है कि अच्छा, जैसे वो कहते हैं ना कि भला मतलब वो विज्ञापन एक आता है, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये भाव है कि अच्छा, तुम्हारी भाषा में भी ये मुहावरा है, अरे हमारे यहाँ भी इस बात को ऐसे कहते हैं। ऐसा संबंध भाषाओं का बनता है और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन के निष्कर्ष हैं जिन्हें मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये जो प्रयास सब लोग कर रहे हैं, प्रयास छोटे प्रयास नहीं है। जो चाहे वो अध्यापक हों, जो जानते हैं कि अलग अलग जिसे कहना चाहिए कि पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं और फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाना, उस विषय को सुगम बनाना, ये मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि हम जैसे टीचर्स जो क्लास में जाते हैं वही जानते हैं कि ये चुनौती किस रूप में उपस्थित होती है। तो कोई एक पाठ्यक्रम बनाकर हम सब पर एक ही चीज लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब कंडीशंस अलग अलग है, कंडीशंस अप्लाई होता है जैसे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगी जो आप सबसे सीखने को मिला कि आप सब लोग किस तरह से देखिए, दो चीजें होती हैं कि आप भाषा का प्रयोग करते हैं और आप भाषा से प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग वैसा ही है कि माध्यम भाषा के रूप में, जैसे मुझे पानी पीना है और उसके लिए मुझे ग्लास की आवश्यकता है, तो वो भाषा माध्यम का काम करती है। चाहे मैं कोई भी विषय पढ़ रही हूँ, लेकिन वो विषय सुगम बनता है। जैसे प्रगति जी ने इंजीनियरिंग किया, जिसे अनूप जी अभियांत्रिकी हिंदी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो एक तो भाषा माध्यम बनती है, लेकिन बहुत बार भाषा अपने आप में ध्येय होती है। जैसे अभी कोई बात हो रही थी कि हमने कहा कि तुम सरल बोलो और फिर हम उनकी शब्द संपदा शायद इशिता यादव जी ने ये बात कही थी। तो मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां याद आ गई कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू लिख। तो धीरे धीरे वही सामान्य बोलचाल के शब्द जब
दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं, अभिधा की जगह वो व्यंजना बहुत कुछ व्यंजित करने लगते हैं, तब उनका स्तर बढ़ने लगता है। और तब वो होता है जो मारिया ने किया, कि एक कहानी बनाई। जैसे उसने सोचा, तो भाषा के साथ साथ उसकी कल्पना का भी बहुत प्रयोग हुआ। तो हम सब, चाहे वो विश्व हिंदी सचिवालय हो, चाहे वो हिंदी से प्यार हो, चाहे हम अपने अपने विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, स्वयंसेवी संस्थाओं में, जहां भी हम हैं, जहां भी हम भाषा की कोशिश कर रहे हैं, भाषा के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक उदार हृदय होकर, उदार नजरिए के साथ हमें भाषाओं को आलिंगनबद्ध करना होगा। मुझे वो जो खेल खेलते हैं, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल बनाते हैं, आप एक हडल बनाते हैं। तो भाषाओं के बीच में वैसा ही संबंध रहना चाहिए। हमें बहुत जैसे कहना चाहिए कि बहुत कठोर नहीं होना चाहिए नियमों को लेकर, या बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये गलत है। मतलब गलतियां निकालने से शायद हम, बल्कि ये कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा करें तो और बेहतर होगा। तो इस भाव के साथ अगर हम चलें, और मुझे बिल्कुल याद है जब टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो एक कॉलेज में भाषण देने आए और उन्होंने कहा कि अगर वो लिंग और वचन गलत बोल रहे हैं तो भी हमें सुनना होगा, क्योंकि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उस राष्ट्रभाषा में बोले, भले ही उनके बोलने में, उनके उच्चारण में। तो धीरे धीरे जब हम ढूंढ पाते हैं कि यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई, तब फिर हम उसको संशोधन कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम इस भाव के साथ चलते हैं, हिंदी से प्यार है समूह का पूरा काम काज जो है वो इसी दिशा में है। तो पहले, सबसे पहली जरूरत प्रसार है, संवर्धन है, और फिर साथ साथ उसका परिष्कार भी होगा। तो जो सभी साथी इस काम में लगे हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, और विश्व हिंदी सचिवालय को एक बार पुनः बधाई देती हूँ कि वे इस तरह के कार्यक्रमों से कहाँ कहाँ से बच्चों को, उनके अध्यापकों को, विशेषज्ञों को जोड़कर एक ऐसी कड़ी बुनता है जिससे कि सच में हिंदी एक सार्वजनीन भाषा बन सके, या वह भाषा बन सके जिस पर हमें सचमुच गर्व है और जिससे हमें प्यार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा सेठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेखा सेठी, आपके इतने सारगर्भित वक्तव्य के लिए। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगा। समय मुझे मालूम है अधिक हो गया है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज का जो कार्यक्रम रहा वो बहुत ही गुणवत्ता के हिसाब से, मैं कहूँगा कि अब तक के सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से रहा। और अब हम सीधे बढ़ते हैं। किसी भी अच्छे कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत से लोगों को धन्यवाद देना होता है, और उसके औपचारिक रूप से उस धन्यवाद को लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव श्री शुभांकर मिश्र जी को, जो हमारे साथ शुरू से इन कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। डॉक्टर शुभांकर मिश्र। आप सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी। मैं विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में आयोजित
हिंदी में अभिव्यक्ति नामक इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मैं इस क्रम में सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर रेखा सेठी जी का आभारी हूँ। मुझे बिल्कुल याद है मैम, हिंदी में जयशंकर की जो हम हिंदी के भगीरथ साहित्यकार की श्रृंखला बना रहे थे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के लिए, और आपका सहयोग हमें मिला, और उसके बाद भी हम और कई कार्यक्रमों में आपके साथ जुड़े हैं, मुझे ये भी याद है। बहुत बहुत आभार कि आपको आज यहाँ देखा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने वैश्विक हिंदी की मूलभूत संकल्पना के बारे में हम सब से अपनी बात साझा की, भाषिक संस्कृति के बारे में बताया, भाषा के दायित्वों के बारे में समझाया, और भाषा का प्रयोग और भाषा से प्रयोग में जो सूक्ष्मगत अंतर है उस सब के बारे में बताया। ये कुल मिलाकर यदि मुझे देखिए, मैं जैसा समझता हूँ कि ये बिल्कुल भाषा शास्त्रीय अध्ययन था, और हम सब के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। जो भाषा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भाषा कर्मी है, उन सब के लिए ये एक, मुझे लगता है कि पौष्टिक पाथेय की तरह हम सब के लिए होगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सुश्री नाव्या बिष्ट जी का। नाव्या बिष्ट जी नाइजीरिया से जुड़ी हैं, उन्होंने कबीर कबीर की वाणी का सस्वर पाठ किया। बहुत बहुत आभार। आपकी वाचन से बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि न केवल आप उसे पाठ कर रही हैं, उसका पाठ कर रही हैं, बल्कि उसके मर्मगत अर्थ को भी समझ रही हैं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुश्री पलक चावला जी का आभारी हूँ। आप ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी यूएई से हैं, जुड़े हुए हैं। आपने हिंदी के शब्द संसार के बारे में बताया, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि काफी पढ़ाई करने के बावजूद लोग शब्दगत मर्म को नहीं समझ पाते हैं। आपने गंभीर विषय को उठाया। डिजिटल संसार, हिंदी में डिजिटल संसार की परिस्थिति के बारे में बताया। आपकी कविता हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, बड़ा रिदमिक लग रहा था, बड़ा लयपूर्ण प्रवाहपूर्ण थी कविता। बहुत बहुत आभार आपको और बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं मारिया माजुरेक थर्ड ईयर इंडोलॉजी की स्टूडेंट हैं और पोलैंड से जुड़े हैं। आपने अपनी कहानी का प्रवाहपूर्ण ढंग से वाचन किया। जो हम सब जानते हैं कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में जो लिखना पढ़ना बोलना, जो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग 4 स्किल्स होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और आपने जिस तरह से उसका प्रभावपूर्ण वाचन किया, वो हम सब के लिए यहाँ पर अनुकरणीय था। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे गति यति लय आदि का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं इशिता यादव जी का भी आभारी हूँ। आप प्रधानाचार्य हैं इंडियन लैंग्वेज स्कूल नाइजीरिया से। आपने वाचन कौशल की विभिन्न युक्तियों के बारे में बताया। आपका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत रोचक था। आपकी रंग बिरंगी प्रस्तुति से हम सब बहुत लाभान्वित हुए। आपने कविता कहानी लगभग आपने सभी पक्षों को, भाषा शिक्षण के सभी पक्षों को बड़ी बारीकी से बड़ी सूक्ष्मता के साथ उठाया। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, और जिस तरह से आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मर्म को समझते हुए प्रेजेंटेशन दिया, वो सब बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सारगर्भित था, बहुत रोचक था। हम सब लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। मैं श्रीमती आरती लोकेश, वरिष्ठ मुख्याध्यापिका यूएई से जुड़ी हुई हैं, आपका आभारी हूँ। आपने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए अपने प्रयास, अपने वैयक्तिक एवं सांस्थानिक प्रयत्नों के बारे में हम सबको बताया। आपने हम सब से ये जानकारी साझा की कि कैसे आप निरंतर हिंदी के प्रगामी प्रयोगों के लिए काम कर रही हैं। आप विदेश में और देश के विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रही हैं। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। मैं श्री मंदार पुरंदरे जी का आभारी हूँ। आपने हिंदी एज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में बताया, और आपने एक बात जो कही कि सबसे पहले हिंदी एक इंटरटेनमेंट के लिए हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी प्रोफेसर रेखा सेठी जी यहाँ बैठी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बड़ी चर्चा चल रही है भारत में, और हम उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि सीखने का आनंद, द जॉय ऑफ लर्निंग, उसके बारे में हम लोग बहुत सरोकार रखते हैं कि कैसे पुस्तकों के बोझ को कम किया जाए, कंटेंट के लोड को कम किया जाए, और कैसे हम लोगों को मुख्य धारा से सीखने के आनंद के साथ उन्हें सिखाएं। तो आपका ये प्रेजेंटेशन, आप, मुझे लगता है कि आप पोलैंड से ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस तरह से अपने संस्था के बारे में हम सब से परिचित कराया, हम सब उस जानकारी से लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। मैं इसके साथ ही आभारी हूँ श्रीमती माधुरी रामधारी जी का, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय। आप सबने देखा कि इनके निर्देशन में विश्व हिंदी सचिवालय निरंतर ये कार्य कर रहा है।
और हम भाषिक संस्कृति के बारे में, भाषिक अभिव्यक्ति के बारे में कैसे नए नए कार्यक्रमों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हम आपके। मैं आभारी हूँ और डॉक्टर अनूप भार्गव जी का। अनूप भार्गव जी सदा हमारे साथ पथ प्रशस्तक के रूप में जुड़े रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपका निर्देशन हम सब के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए आप टॉर्च बेरर की तरह हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। इसके साथ मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषाविद हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और बिल्कुल पूरे पेशेंस के साथ हम सबको सुनते रहे। बहुत बहुत आभारी है मान्यवर आपका। मैं प्रगति टिप्पणीस जी का आभारी हूँ। आपके अनुभवों से हम सब लाभान्वित हुए। आपने रूस में हिंदी प्रचार प्रसार के बारे में एक विवरणात्मक टिप्पणी यहाँ पे दी, वो सब के माध्यम से हम सब भारत की जो डायस्पोरिक स्थिति है उसमें कैसे आप अपना एक योगदान दे रही है उसके बारे में हम सब परिचित हुए, लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। मैं आभारी हूँ श्री प्रकाश वीर जी का, जो विश्व हिंदी सचिवालय से के सब वरिष्ठ सहायक संपादक हैं, जो आज इस कार्यक्रम के लिए कॉन्करिंग कर रहे थे। इसके साथ ही मैं आभारी हूँ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उन सब लोगों का जो इस कार्यक्रम से किसी भी तरह से जुड़े हुए, विश्व हिंदी सचिवालय के चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो। इसके साथ भी और सब लोग जो इस तरह इस कार्यक्रम से जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से या फिर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनमें से मैं और देख रहा हूँ कि डॉक्टर राजशेखर जी हैं, जिनका मैंने अभी नाम देखा कि डॉक्टर राजशेखर जी हैं। डॉक्टर दीपक पांडे हैं, हमारे सहयोगी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के, शायद वो भी जुड़े हुए हों। तो आप सबको अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इसी तरह से विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रमों में जुड़े रहिए। यही सदाशयता हम सबके साथ बनाए रखिए, इसी सरोकार और इस उम्मीद के साथ कि आप सब निरंतर हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। और इस एक मूल मंत्र हमारा यही है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नकद तमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। मुझे लगता है कि आप सबकी सदाशयता से विश्व हिंदी सचिवालय निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और जो चाहे वो डायस्पोरिक परिदृश्य हो, चाहे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो, वैश्विक स्तर पर हम इसी तरह से हिंदी के प्रगामी प्रयोगों के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस। धन्यवाद शुभंकर जी। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को